नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल एसपी बोर्ड पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है। कल भी इसके पहले एक हमने वीडियो डाला हुआ था और उसमें कुछ बारे में बात की गई थी, जैसे कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी है या फिर अब तक हम क्या गलतियां करते आए हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर अच्छा नहीं रहा है। और उस गलतियों में हम सुधार करने के हमने कुछ तरीके भी देखे हुए थे कि किस तरीके से अब हम अपनी इन चीज़ों में जो हमने गलती की है उन सब बातों में सुधार कर पाएँ। बस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा एक बार इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है या फिर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि आज से हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे और ग्रामर में भी टेंस पढ़ेंगे, लेकिन शायद थोड़ा सा इस बारे में बात करना जरूरी हो गया क्योंकि टारगेटेड स्टडी ही आज के समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी दुनिया भर में काफ़ी टाइप के वर्जन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि तो अमेरिकन इंग्लिश है जो अमेरिका में बोली जाती है, ठीक है, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश है जो ब्रिटिश वगैरह में बोली जाती है। तो ऐसा एक सारे इंग्लिश का ज्ञान ले पाना तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। आप 3-4 महीने में कि आप अपनी सारी जिंदगी भी लगा दें तब भी आप एक सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। आप उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, महान हस्तियां जैसे आइंस्टीन या फिर न्यूटन वगैरह, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स के बारे में रिसर्च किया है या फिर फिजिक्स ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी उनने सारी रिसर्च नहीं कर पाई या फिर अपना पूरा सब्जेक्ट में फिजिक्स का पूरा ज्ञान नहीं दे पाए। आज भी आप देख रहे हैं उनके जाने से पहले, आने से पहले या फिर उनके जाने के बाद भी रिसर्च होती रही है और होती आ रही है, तो सारी फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए आप भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी भी पढ़ें तब भी आप इंग्लिश का नॉलेज नहीं ले पाए। आप सिर्फ हमें एक इतनी इंग्लिश का एक थोड़ा सा हिस्सा, जो छोटा हिस्सा होगा, सिर्फ हमें उसी को लिए पढ़ना है जो हमारे लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हमें कुछ भी उटपटांग नहीं पढ़ना है। हम नहीं चाहते कि सारी ज़िंदगी भर हम इसी भ्रम में रहे जैसे अब तक रहे और हासिल कुछ ना आए। टारगेटेड भी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक बात, जैसे बात करते हैं हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ग्रामर का होता है। मैंने बोला भी हुआ था कि आज से हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। ग्रामर का होता है, कुछ और भी चीज़ देखें जैसे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे PQRS हो गए, पैरा जम्बलिंग सॉरी, या फिर पैसेज वगैरह है, क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन जिसमें समझ लगते हैं और नहीं समझ के आधार पर हम आंसर लगाते हैं, या फिर कुछ वोकेबलरी वगैरह भी होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है या मेन रोल होता है वह ग्रामर का होता है, क्योंकि ग्रामर से ही आपकी चीज़ें करेक्ट होंगी। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं रहेगी तो आप अंडरस्टैंड से बस कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं की कदर नहीं की जाती। ये कोई स्पोकन एग्जाम तो है नहीं कि सामने वाला आप कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़े बहुत गलत भी हो गए लेकिन सामने वाला आपकी बात को समझ गया तो वो समझ जाएगा और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम होगा वो आपका रिटर्न होता है। रिटर्न से मेरा मतलब है ऑप्शन वाला होता है। यहाँ पे आपको जो चार ऑप्शन मिलेंगे उन सारे चारों ऑप्शन में भावना एक जैसी होंगी, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि लिखित रूप में कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ऑप्शन सही लगा रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं तो आपके माइनस मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा ग्रामर का रोल ज़्यादा हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के कंपेयर में। हालांकि अंडरस्टैंडिंग भी आगे काम आएगी, वो आपके लिए कॉम्प्रहेंशन में आएगी, लेकिन वहाँ पे भी ग्रामर का रोल रहता है। वहाँ पे भी जो सेंटेंस आप कुछ यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको ऐसे चार ऑप्शन मिलेंगे जिनमें भावनाएं या फिर अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है, बस लिखने का अंतर है। और इसी कॉम्प्रिहेंशन में आप जो ऑब्जेक्ट देखेंगे, आप जो ऑप्शन देखेंगे, उसमें ग्रामर चारों में सही रहेगी, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग का काम होगा कि कौन सा सेंटेंस इस पूरी पैसेज की थीम के आधार पर सही है। समझ रहे हैं आप। यही एक रोल रहेगा अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर का, यानी कि आप देख रहे हैं कि ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से दोनों लिंक हैं। ऐसे ही सारी इंग्लिश भी आप पूरा एक सिलेबस जो होगा वो पूरा लिंक मिलेगा। आज अगर आप आज टेंस पढ़ेंगे, कल जाके अगर आपका टेंस स्ट्रांग रहेगा तभी जाके आप आगे वर्ब सीख पाएंगे। आप अब वर्ब सीख जाएंगे तभी जाके आप आगे प्रीपोजिशन आप सही कर पाएंगे। तो एक इसका पूरा सिलेबस एक दूसरे से लिंक रहेगा। आप पहली क्लास ठीक से लेंगे तभी आपको कुछ दूसरी क्लास में समझ आएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। और हम कुछ हल्की सी और बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे, तो एक बात देख लेते हैं। आप सब लोग भी इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ग्रामर है क्या। ग्रामर हमें पढ़ना है, ग्रामर क्या है। आपकी अपनी कुछ अपनी राय होगी, अपनी कुछ धारणाएं होंगी जो आप ग्रामर के बारे में सोचते होंगे। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग, इनका एक आंसर कॉमन होगा और कॉमन आंसर में ये रहेगा कि टेंस, और जो मैंने बताया प्रीपोजिशन, या फिर जो पैसिव वॉइस, ये ग्रामर है। आपका एक कॉमन आंसर तो मेरे ख्याल से एक बड़ी मेजोरिटी का आंसर यही रहेगा
कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रामर क्या है, तो आप यही बता देंगे टेंस, प्रीपोजिशन और पैसिव वॉइस, यही एक ग्रामर है। लेकिन आप एक थोड़ा एक एग्जाम्पल देखें, आपको कुछ समझ आ जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं या फिर आपके आंसर में क्या गड़बड़ी है। देखिए जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल है, हर किसी के पास आज के टाइम पे मोबाइल है, आप इसको मार्केट में चला रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, कोई एक एज्ड व्यक्ति जिसके मोबाइल के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, उनके टाइम में मोबाइल नहीं थे नहीं तो वो समझ नहीं पाए इन चीज़ों को। वो आपसे आके क्वेश्चन करता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस। हर किसी के हाथ में ये मोबाइल देख रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इसका उपयोग क्या है, कुछ तो इसका कुछ खास उपयोग रहेगा, तभी तो हर आदमी इसमें झांकता रहता है क्या चीज़ है। तो आप उसको बताएंगे कि इसे हम मोबाइल कहते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वह बात करने में किया जाता है। ठीक है, ये तो उसका एक जेन्युइन आंसर हो गया, जो क्वेश्चन उसने पूछा था आपने उसी के बारे में बताया, आपने मोबाइल के बारे में बता दी, इसका इस्तेमाल बता दी, इसका उपयोग क्यों किए जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इसकी जगह पर आपका आंसर का यह होता, वो बोलता है ये चीज़ क्या है, डिब्बे में क्या है, तो आप अगर उसमें आंसर देते कि इसमें बैटरी है या फिर इसको चलाने के लिए हमें सिम की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आंसर आपका जेन्युइन है। तो उसने पूछा कि यह क्या है, क्या उसका आंसर यह होगा कि इसमें बैटरी डलती है या फिर इसमें सिम का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पूरी तरीके से इरेलीवेंट हो गया। उसने आपसे ये थोड़ी ना पूछा है कि इस डिब्बे को बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, उसका क्वेश्चन ये था कि यह चीज़ क्या है और इसका इस्तेमाल बताइए क्यों करते हैं। वैसा ही सेम चीज़ आपने सेम गलती इस ग्रामर के आंसर को देने में की है। आपका आंसर कुछ और होना चाहिए कि ग्रामर क्या है, जबकि आपने उस ग्रामर को पढ़ने में जो आने वाले जो पार्ट है ना, जैसे ग्रामर का पूरा सिलेबस है, इसमें टेंस भी पढ़ेंगे आप, प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारे जो पार्ट हैं आपने इन्हीं पार्ट के लिए ग्रामर का नाम दे के रखा है। जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं आपने उसी का नाम दे दिया है ग्रामर। सेम ऐसी चीज बैटरी और सिम जैसा आप एक दूसरे से लिंक कर लीजिए। ऐसा नहीं है, टेंस और जो आपके जो प्रीपोजिशन पीक्यू ये ग्रामर का एक पार्ट है, यह ग्रामर नहीं है। ये बात आप समझिए। अगर आप इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है, आपको ये बात समझ में आने लगी, तो पर आप जरा इस बात पे गौर करो, अब सोचो तो आखिर ग्रामर है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अब तक हम अपनी लाइफ में या फिर स्कूल के समय से देखते आ रहे हैं कि हम इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ रहे थे। जैसे आपने देखा कि मैथ्स भी आप पढ़ रहे थे, आपने स्कूल या कॉलेज में मैथ्स भी पढ़ी है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, आपने पढ़ी, ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट रहे हैं। लेकिन इसमें तो आपको कभी ग्रामर की जरूरत नहीं लगी। ऐसा तो नहीं हुआ कि हिस्ट्री की एक अलग से ग्रामर है या फिर मैथ्स में कोई अलग से ग्रामर इस्तेमाल कर रही है। वहां तो आप सीधा इस्तेमाल करते थे, टॉपिक आपने फर्स्ट उठाया, उसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, जैसे ही खत्म हो गया टॉपिक नंबर सेकंड पे चले। कोई ग्रामर का रोल नहीं, कोई लिखने में गलतियां नहीं है, कोई करेक्शन नहीं, सिर्फ आपका आंसर आ रहा है, आप सही तरीके से कर रहे हैं तो बात खत्म। इसमें कोई ग्रामर का रोल ही नहीं था। लेकिन ऐसा क्या रहा कि इंग्लिश में आपके लिए ग्रामर की जरूरत लग रही। इस बात को आप समझे, आपने कोशिश करो, हल्का सा आप समझने की कोशिश करो, ट्राई करो, बाकी तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। देखिए इंग्लिश जो है ना, मेरे ख्याल से इंडिया नहीं वर्ल्ड की हर एक कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल या यूज दो टाइप से किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है इसका एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जैसे अभी आप लोगों ने आपके सिलेबस में मैथ, हिस्ट्री या फिर फिजिक्स वगैरह जो कुछ था, ऐसे ही एज अ सब्जेक्ट आपने इंग्लिश भी पढ़ा हुआ, हर किसी के सिलेबस में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब केवल आपकी उसी मतलब बुक्स या फिर ये सारी चीजें नहीं है कि मैथ्स या हिस्ट्री ही आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे बात करने का जो विषय था, जो थीम था, जिस बारे में बात कर रहे हैं वो मोबाइल था। तो हमारा उस समय पे सब्जेक्ट क्या था, मोबाइल था। कल हम डिबेट करते हैं, स्कूल कॉलेज में भाग लेते हैं, वहां पे भी हमें किसी बारे में बहस करनी होती है, एक बहस होती है, जैसे हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात किया, फिर पर्यावरण में। तो उस समय हमारे डिबेट का जो थीम रहता है वो पर्यावरण है, यानी उस समय हमारा जो सब्जेक्ट है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ रहा है वही सब्जेक्ट है। सिर्फ टाइम का और प्लेस की मेन सारी बात होती है। आप अगर उस लेक्चर में या उस टाइम में, जो भी आपका टाइम रहता है 1 घंटे का, उस समय आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका सब्जेक्ट उस समय उस टाइम पर मैथ्स रहे। लेकिन शायद आधे 1 घंटे बाद जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, अगला लेक्चर आपका हिस्ट्री का आ जाता है, तो उस टाइम पर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाएगा। बस ये सारी चीजें होती हैं, यही सारा सब्जेक्ट होता है। मतलब जिस पॉइंट पर, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं उस समय के लिए आपका सब्जेक्ट वही होगा। अब दूसरी बात करते हैं इंग्लिश का दूसरा यूज क्या होता है। इंग्लिश का दूसरा यूज होता है एज अ लैंग्वेज।
मतलब हम अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाने में जिस माध्यम या जिस वे यानी कि मैनर का जिसके इस्तेमाल करते हैं उसे हम भाषा करते हैं। ताकि ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके साउंड भी हो सकते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, या फिर ये हो सकता है कुछ साइन भी हो जाए। साइन से मेरा मतलब है कुछ तरीके, जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, हमारे घर में भी देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पिताजी कभी नाराज हो जाते हैं, आपके भी पिताजी, तो उनकी मतलब नाराजगी वो अपने चेहरे से जिक्र कर देते हैं उसका। अगर उन्होंने अपने ऐसी आंखें निकाल दी, बड़बड़ी आंख कर दी, तो आपको बिना किसी शब्द के बोले वो आप उनकी भावनाओं को समझ जाएंगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है, उन्होंने नाराजगी बता दी है और आप समझ गए हैं कि वो नाराज हैं। तो इसे भी एक हम लैंग्वेज के रूप में मानेंगे। इसके लिए हम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन लैंग्वेज है एक एक लैंग्वेज भी है, इसको भी एक लैंग्वेज माना जाता है। ऐसा ही कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होता है, जैसे हम लिखते हैं कोई चीज़ लिखे हैं, जैसे पुराने ज़माने में देखें आप, हड़प्पा सभ्यता वगैरह की बात करें, तो उस समय उनके लिए लिखने के लिए कुछ अलग से साइन इस्तेमाल किए जाते थे। अभी जो मतलब खुदाई वगैरह होती है तो उसमें जो मिलते हैं साइन, तो उनकी लैंग्वेज कुछ अलग ही होती है, वो उसी तरीके में बात करते थे, उनका वे वही था। कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए लैंग्वेज बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। लेकिन हमने उनके लिए सिर्फ अलग अलग नाम दे रखा, उनका जो हमारा अल्फाबेट है, जो अक्षर हैं, उनकी एक अलग वेराइटी होती है। जैसे एक संस्कृत है, संस्कृत में कुछ अलग ही शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंग्लिश में कुछ दूसरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हिंदी में कुछ दूसरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का फर्क है सिर्फ, और इन्हीं चीज़ों के लिए हमने नाम दे रखा। देखिए जैसे आज हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सारे लोग हिंदी इतने नहीं समझ पाते, उनके लिए मेन लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, और हमारे लिए जो मेन लैंग्वेज है वह हिंदी है। तो ये सारा जो चीज़ है वह बिल्कुल टाइम और प्लेस पर निर्भर करता है। अगर आज हम दो इंडियन अमेरिका जाके बस जाएं और दोनों आपस में हिंदी में बात करने लग जाए, तो हमारे लिए वहीं पे एक हमारी जो लैंग्वेज वो हिंदी हो जाएगी, और जो दूसरे लोग हैं अमेरिका उनके लिए लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है, आप लोग हालांकि समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। तो लैंग्वेज ये होती है, इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। हमारे जो भारतीय जो संविधान है उसमें हमें 22 जो लैंग्वेज है इनके लिए ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और टोटल 12 अनुसूची होती है। ये हालांकि चीज़ दूसरी है, संविधान से चीज़ें रिलेटेड बात है, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ हमारा मतलब यही है कि आप सिर्फ ये समझें कि इंग्लिश के दो टाइप होते हैं, और हमें जो पढ़ना है वह हमें मेन ज़्यादा लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। लैंग्वेज हम पढ़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज में भावनाओं से भी हम चीज़ें समझ जाते हैं। हमें सिर्फ उस चीज को पढ़ना है जिससे हमारी जो भाषा है या फिर जो हमारी जो इंग्लिश है वह प्रभावी हो जाए, बात करने का तरीका ठीक रहे। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाया, वैसे ही आप एक और बात बताएंगे। जैसे आप लोग दो हैं, कोई भी दो आप फ्रेंड हैं, ए और बी, दोनों अभी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट ही किए हुए हैं, इनके लिए ज़्यादा कुछ सब्जेक्ट या ग्रामर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी इन्होंने आपस में सोचा कि अब हम एक काम करते हैं, आज से हम लोग अपने रूम पर या फिर जब भी कभी मिलेंगे तो आपस में इंग्लिश कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में बात करें। इससे क्या होगा कि हल्की फुल्की थोड़ी हमारी आदत में इंग्लिश आएगी। आप लोगों ने डिसाइड किया, दूसरा बोलता चलो ठीक है ऐसा करते हैं। जब आप उससे एक दिन मिलते हैं तो आपसे बोलता है कि आपने खाना खाया। अभी नहीं जाके आपने क्वेश्चन किया, तो आपका देखो एक जो बात करने का जो मैंने बताया सब्जेक्ट, उस समय आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, फूड, आप खाने के बारे में बात कर, ठीक है। तो अगर वो आपसे आंसर ऐसा भी दे देता ना, आई ईट फूड, हालांकि इसका रियल मतलब ग्रामर के हिसाब से लगाना तो इसका मतलब ये है मैं खाना खाता हूँ। और अगर इसका आंसर ये देखा तो आई हैव ईटन, अब आपसे पूछेगा कि क्या तुमने खाना खाया, तो उसका सही आंसर मेरे ख्याल से ग्रामेटिकल ये होगा कि आई हैव ईटन फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। लेकिन अगर वो सिर्फ ये आंसर दे दे कि आई ईट फूड, तब भी शायद मेरे ख्याल से आप हल्का फुल्का एक अपनी उसी थीम के आधार पर यह समझ जाएंगे कि वह यह बोल रहा है कि मैंने खाना खा लिया। क्योंकि आज नॉलेज आप लोगों को किसी को भी नहीं है, वो सिर्फ अगर सिर यस में हाँ में हिला के सर बोलता है आई ईट फूड, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। आप उसके ग्रामर पे गौर नहीं करेंगे कि आप उसने क्या गलतियां की हैं ग्रामर में, आपका मेन पर्पज सिर्फ यस और नॉट में होगा। यह ग्रामेटिकल ये भी सही है, लेकिन आपकी सिचुएशन के अनुसार ये सेंटेंस गलत है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यह होना चाहिए। तो मेरा मतलब यही है कि जो ग्रामर है, ग्रामर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है ना उसमें एक मैनर आ जाए, एक तरीका आ जाए कि किस समय पे किस टाइप की आपको बात करनी है, जिससे आपका सेंटेंस सही हो जाए, प्रभावी हो जाए। आपकी एक अलग से पर्सनालिटी समझ में आए कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात पूरी तरीके से प्रभावी है। क्योंकि भावनाएं तो आप कैसे भी करके समझ जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश में आपकी भावनाएं नहीं देखी जाती हैं, सिर्फ आप स्पोकन इंग्लिश में ये देखा जाता है, सॉरी
स्पोकन इंग्लिश में केवल आपकी ग्रामर नहीं देखी जाती, उसमें केवल आपकी भावनाएं देखी जाती हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ी बहुत ग्रामर यहाँ की वहाँ भी हो जाए तो उस पे बात पे कोई निर्भर नहीं करेगा, ना ही कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, आप लिखने जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ही ग्रामर से आएगा। दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें आपको सिचुएशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको ग्रामर का जो गलत होगा क्वेश्चन उसी को पे उठाना पड़ेगा। और कभी कभार ये भी देखना पड़ता है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 में आपके लिए करेक्शन के चांस आते हैं, चौथा जो आंसर आता है वो न्यू इम्प्रूवमेंट होता है। तो मतलब ये भी आता है कि क्या सेंटेंस ये पूरे तरीके से सही है, अगर आपका सही है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसलिए ग्रामर हमें पढ़ना यहाँ ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन है जो ग्रामर से ही आएगा। तो अगर आपसे कोई बात पूछे कि ग्रामर है क्या, तब आपको ये एक डेफिनेशन देनी है, ग्रामर इज द थिंग दैट ब्रिंग्स मैनर इन द लैंग्वेज। मतलब ग्रामर एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जो भाषा है उसमें एक तरीका बनता है, एक कंसिस्टेंसी आती है, प्रभावी हो जाती है जिससे लैंग्वेज। बोलने से लिए कुछ नहीं होता, अगर आप ABCD E F G ऐसा कुछ भी बोलते रहे इंग्लिश में, कुछ भी आई फूड, आई गो टू मार्केट, कुछ भी बोल दें, आई गोज टू मार्केट भी बन दें, तब भी लोग व्यक्ति समझ ही जाएगा। लेकिन आपका अगर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, आप उसमें एक मैनर चाहते हैं एक चीज में, तो उसके लिए आपके लिए कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, आपको उसके सारे रूल और उसके जो तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। इसलिए यहाँ पे ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, कि आप छोटी छोटी नज़रिए बदलिए। आपने अब तक 2 चीज़ें सीखी हैं, वो हो सकता है आपने कभी गलत सीखी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, अभी आपको सुधारने का मौका है, एक बार और आप कोशिश करके देखिए, अगर हो रहा है चीज़ तो ठीक है, नहीं तो फिर अब जैसा चलता आ रहा था वो तो चलेगा ही और चलता रहेगा। लेकिन इस बार आप कोशिश पूरी दम से कीजिए। सिर्फ आप, मैंने जैसे बोला था, आप जॉब या मार्क्स के उससे मत सोचिए कि जॉब लेनी है मुझे या मार्क्स बढ़ाने तभी मुझे इंग्लिश पढ़नी है। आप अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए चीज़ें सीखिए। नॉलेज बढ़ेगा, मार्क्स और आप आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्क्स नहीं आ रहे, आपको जॉब भी नहीं मिले, तब भी नॉलेज बेकार नहीं जाता, अब आगे जाके कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपने खाली जॉब के लिए पढ़ा है तो फिर शायद लाइफ में आप फिर कहीं के नहीं बचते, क्योंकि कल के दिन हो सकता है आपकी वैकेंसी कम हो जाए, या फिर आपके सिलेबस में इंग्लिश रहे ही ना रहे, तब आप उस समय क्या करेंगे, क्योंकि आपने नॉलेज तो लिया ही नहीं, आप तो मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे या जॉब के लिए पढ़ रहे थे। इसलिए आप केवल नॉलेज के लिए पढ़ें, मार्क्स अगर आपके आ नहीं रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बार आप ठीक से पढ़ेंगे तो मार्क्स कहीं नहीं जाते, आ ही जाएंगे हर हाल में। बस यही एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाह रहा था मैं, बाकी मैं टेंस के बारे में भी आपसे बात करूंगा। पर अगर आज हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो शायद टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए शायद आज का लेक्चर इतना ही रखना चाहिए। बाकी कल से पक्का टेंस स्टार्ट करेंगे, ग्रामर के बारे में हमने बात कर ही लिए, अब कल से हम बात करेंगे टेंस के बारे में। शायद टेंस के बारे में भी अपना अपना आप लोगों का सोचना होगा कि टेंस क्या है। अभी भी आप लोग जो है वो यही सोच रहे होंगे कि टेंस जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, उसी को टेंस बोलते हैं। तो कल उस बारे में बात करेंगे, शायद हो सकता है आपका भ्रम भी कल कुछ टूटे या फिर कुछ आपको नया सीखने मिले। बस तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आपसे कल मिलते हैं और कल पक्का डेफिनेटली टेंस स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।